या हार्ट बर्न या ऐसे जलन, एसिडिटी? एसिड हमारे स्टोमक से ईसोफेगस के अंदर आता है। लाइफ स्टाइल इस तरह की है कि हम जंक फूड्स ज़्यादा ले रहे हैं। इसके अलावा जो पेशेंट्स जिनके स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं या फास्ट फूड ज़्यादा लेते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो मुंह से खून आना या भूख बंद हो जाना या वेट लॉस हो जाना या खून की कमी होना या बहुत ज़ोर से पेट दर्द होना। फैटी लीवर हो गया। सर, स्ट्रेस का कोई कनेक्शन है क्या? उसके स्कूल शुरू हो जाता है तब से उसको स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस की वजह से अगर आपके एंजाइम्स ऐसे रिलीज ज़्यादा हो रहे हैं जो कि मोटिलिटी बढ़ा रहा है, तो उसको पेशेंट को डायरिया हो जाता है। वो सीने में जलन, छाती में जलन, भारीपन लगना, हार्ट बर्न, ऐसी जो भी समस्याएं होती है ये बहुत कॉमन है। इन्हीं विषयों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं डायरेक्टर ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट, इटर्नल हॉस्पिटल से डॉक्टर लोकेश जैन सर। सर, आपका स्वागत है। सर, आपकी जो भी ये 20 इयर्स के से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, इसमें ये बहुत कॉमन होते होंगे, लोग आते हैं तो यार हार्ट बर्न या ऐसे जलन, एसिडिटी ही क्या चीज़ है सर? देखिए, बेसिकली जर्ट और गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज होता है जिसमें कि एसिड हमारे स्टोमक से ईसोफेगस के अंदर आता है, तो हमें बर्निंग सेंसेशन फील होता है। तो इसका मुख्य कारण ये होता है कि अगर हमारा एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा है या हमारी जो स्फिंक्टर होती है, ईसोफेगस से स्टोमक के बीच एक स्फिंक्टर होता है जो नॉर्मली टाइट होता है और वो एसिड को ऊपर नहीं आने देता है, तो अगर वो लूज हो जाता है तो एसिड ऊपर आने लग जाता है, जिससे कि रिफ्लक्स के सिम्टम आते हैं, जिसमें कि हार्ट बर्न, बर्निंग और रिफ्लक्स, जैसे फूड ऊपर आ रहा है, ये सब सिम्टम आते हैं। तो सर, इसका कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप में होता है या मैक्सिमम, जैसे कि फास्टिंग फीमेल ज़्यादातर जो काम करते हैं, लोग बाहर जाते हैं, उनमें वो है वैसे पेशेंट आपके पास? देखिए, मेनली ये लाइफ स्टाइल डिजीज़ है। तो जिस तरह की अगर हमारी लाइफ स्टाइल इस तरह की है कि हम जंक फूड्स ज़्यादा ले रहे हैं, इसके अलावा जो पेशेंट्स जिनके स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं या फास्ट फूड ज़्यादा लेते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ओबेसिटी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है, जिनका मोटापा ज़्यादा है उनमें लूज स्फिंक्टर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये सारे फैक्टर होते हैं। या कोई पेशेंट्स है जो कि किसी ड्रग्स पे है, जैसे ब्लड थिनर्स पे है, एस्प्रिन ड्रग्स जो होती है, पेन किलर्स कोई ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनमें ये सिम्टम्स ज़्यादा आते हैं। सर, गैस्ट्रो डिपार्टमेंट या गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग जिसको हम बोलते हैं, इसमें कौन कौन से बॉडी के पार्ट्स जनरली आते हैं प्रॉब्लम्स लेके पेशेंट? देखिए, इसमें मेनली हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें कि ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसके अलावा लीवर आता है, पेंक्रियास आता है, ये हमारे मुख्य ऑर्गन्स है। तो इसमें जो कॉमन डिजीज़ है इंटेस्टाइन से रिलेटेड होती है, जिसमें कि कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, पेन एब्डोमन, वॉमिटिंग, ये सब आते हैं। इसके अलावा लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है जिसमें कि जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, ये हो सकता है, और पेंक्रियास रिलेटेड प्रॉब्लम होती है जिसमें कि पेन एब्डोमन। सर, बहुत कॉमनली कई बार देखते हैं कि अपर जीआई इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि आपने बोला गैस्ट्रो, तो मुंह से खून आना या ऐसे चीज़ें फील करना, तो इसमें क्या पेशेंट को या जिसको ये दिक्कतें हो रही है उनको गैस्ट्रो में जाना चाहिए? ये उससे जी हाँ, अगर पेशेंट को मुंह से ब्लड आने की शिकायत है, वॉमिटिंग में ब्लड आता है, तो वो एक सिंपल छोटे से अल्सर से लेकर के बड़ी बीमारी जैसे कि कैंसर तक भी हो सकता है। तो अगर किसी को कभी भी लाइफ टाइम में अगर मुंह से ब्लड आता है तो उसको ज़रूर चेकअप करके देखना चाहिए कि किस वजह से वो आया है, क्योंकि इसके बहुत सारे कारण होते हैं। और इसके लिए छोटा सा टेस्ट होता है जिसे हम एंडोस्कोपी कहते हैं, जिसमें एक कैमरा होता है जिसको हम मुंह के द्वारा अंदर पेट और छोटी आंत की जांच कर लेते हैं, जिससे ये पता लगता है कि वो अल्सर है, कोई इरोजन है या कैंसर है, किस वजह से वो खून आया है। तो बेसिकली अगर एसिडिटी हो रहा है या मुंह से खून आया है कभी लाइफ में या ऐसे दिक्कतें हैं, तो हमें वेट नहीं करना चाहिए, एक बार डॉक्टर से परामर्श ले लेंगे। जी, गैस ये कॉमन प्रॉब्लम है, सबको लाइफ टाइम में कभी कभी एक्सपीरियंस होती है, तो कभी कभी होना ये नॉर्मल है। पर देयर आर सर्टेन अलार्म फीचर्स। अलार्म फीचर्स होते हैं जैसे मुंह से खून आना या भूख बंद हो जाना या वेट लॉस हो जाना या खून की कमी होना या बहुत जोर से पेट दर्द होना, ऐसे कोई भी सिम्टम अगर आते हैं तो हमें चेकअप करके देख। थैंक यू सर।
सर एक और चीज़ के बारे में जिससे मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि जैसे आपने कहा लीवर है, पैनक्रियास है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो गैस्ट्रो डिपार्टमेंट के पार्ट हैं। तो सर पैनक्रियाटाइटिस आजकल हम बहुत सुनते हैं, मे बी लाइक अनहेल्दी फूड हैबिट्स जैसा आपने बोला, तो ये पैनक्रियाटाइटिस क्या होता है? देखिए, एक ऐसा ऑर्गन है जिसे हिंदी में हम अग्नाशय बोलते हैं। ये शरीर के ऊपरी भाग में स्थित होता है। इसमें हमारे सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो कि एक छोटी सी पैंक्रेटिक डक्ट होती है, उसके थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। ओके। पैंक्रेटाइटिस के मुख्य जो कारण है उसमें होता है अल्कोहल या गॉलब्लैडर में स्टोन्स। इन दो की वजह से पैंक्रेटाइटिस होता है। और उसमें क्या होता है कि जो पैंक्रेटिक डक्ट है वो उसमें लीक हो जाता है और वो एंजाइम्स बाहर आके के अपनी बॉडी को ही डाइजेस्ट करने लग जाते हैं। तो ये एक पैंक्रेटाइटिस। तो मतलब ऐसा होता है हमारी खुद की बॉडी ही खुद को खाना शुरू कर जी, वो काफ़ी सीवियर भी हो सकती है। 90% केस में पैंक्रेटाइटिस माइल्ड होता है, उसमें सीवियर पेन एब्डोमेन होता है, वॉमिटिंग होती है। 90% केस में 2-3 दिन में पेशेंट ठीक हो जाता है, पर 10% केस में काफ़ी सीवियर भी हो सकता है और प्रोलॉन्ग्ड स्टे भी हो सकता है। सर इसका कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप में कि मतलब बड़े को ही होता है या बच्चों में? जो मुख्य कारण है वो गाल स्टोन्स है और अल्कोहल है। तो मोस्टली ये यंग फीमेल्स, उनमें गाल स्टोन्स ज़्यादा होते हैं तो उनमें ज़्यादा मिलेगा। दूसरा, अल्कोहल इंटेक तो किसी भी एज में हो सकता है। अगर 10-15 साल से आप अल्कोहल ले रहे हैं तो उनको पैंक्रेटाइटिस हो सकता है। सर ये तो गया पैंक्रेटाइटिस वाला पार्ट। सर लीवर बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी है, तो सर अगर आप थोड़ा सा लीवर का क्या फंक्शन है, लीवर हमें किस तरीके से, हाउ इम्पोर्टेंट लीवर इज, अगर आप देखिए, लीवर काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। इसमें हमारे सारे जितनी भी कोई भी हम खाना खाते हैं, कोई भी ड्रग्स होती है, सब वही जाके हमारे डिटॉक्सीफाई होती है और उसके बाद पूरी बॉडी में ब्लड जाता है। तो अगर लीवर में कोई भी डिजीज होती है तो वो पूरे ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है। और जो अभी चल रहा है वो सबसे कॉमन है, वो है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस में लीवर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यानी सूजन आ जाती है। ये वायरल इन्फेक्शन होता है और इसमें जॉन्डिस भी हो सकता है। तो ये कुछ दिनों के लिए चलता है, वायरस का साइकिल होता है और उसके बाद अपने आप ठीक भी हो जाता है। पर 1% केस में ये एक्यूट लीवर फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि काफ़ी सीरियस कंडीशन हो जाती है। तो इसलिए हमें टेस्ट करा के देखते रहना चाहिए कि लीवर हेपेटाइटिस कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रही। हम कब समझे कि हमें डॉक्टर के पास आना है सर? देखिए, कुछ सर्टेन अलार्म फीचर्स होते हैं, उन्हीं पे हमें देखना चाहिए। जैसे कि फीवर हाई ग्रेड हो, वेट लॉस हो रहा हो, भूख बंद हो गई हो, खून की कमी आ रही हो। सबसे पहले हमें रूटीन टेस्ट करा के देखने चाहिए, जैसे कि CBC, LFT, RFT, अल्ट्रासाउंड। इनसे हमें आइडिया हो जाता है कि कुछ बॉडी में गलत तो नहीं चल रहा है, क्योंकि कोई भी डिजीज होगी तो सबसे पहले वो इन्हीं को अफेक्ट करेगी। अगर इसमें से किसी में भी खराबी आती है तो फिर हमें एडवांस टेस्ट पे जाना चाहिए, जिसमें कि एल्डोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, CT स्कैन, ये सब आते हैं। तो मतलब बेसिक कुछ ब्लड टेस्ट से हम अपने लीवर के कंडीशन, LFT या लीवर फंक्शन टेस्ट काफ़ी अच्छा टेस्ट है। उससे हम SGOT, SGPT, उसमें एंजाइम्स होते हैं। तो सबसे पहला जो इंडिकेशन होगा वो एंजाइम्स बढ़ने लग जाते हैं। जब वो एंजाइम्स बढ़ने लग जाते हैं वही इंडिकेशन होता है कि आपको टेस्ट करा के देखना है कि इसका क्या कारण है। दूसरी एक और मशीन हमारे हॉस्पिटल में भी है, जो कि फाइब्रोस्कैन नाम से है। फाइब्रोस्कैन एक काफ़ी अच्छी मशीन है। ये अल्ट्रासाउंड से सुपीरियर मशीन है, जिसमें कि हम लीवर की स्टिफनेस मेजरमेंट करते हैं। उसका फाइब्रोसिस तो नहीं हो रहा है, एग्जैक्ट फैट कितना है, ये सब हमें उससे जानकारी मिल जाती है। फाइब्रोस्कैन से एक स्कोर आ जाता है, उससे हम मॉनिटर कर सकते हैं कि पेशेंट किस स्टेज में चल रहा है। सर अभी एक बहुत ही कॉमन टर्म हम सुनते हैं, लाइक नाउअडेज, फैटी लीवर हो गया। सर ये फैटी लीवर क्या है? देखिए, जब हम एक्सेस फैट कंज्यूम करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ओबेसिटी होती है, इसके अलावा डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं, इन सब में फैटी लीवर हो जाता है। फैटी लीवर का मतलब है कि जो लीवर की जो सेल्स है उनमें फैट एक्यूमुलेशन हो गया है और उनकी वर्किंग ख़त्म हो जाती है। जो उनका नॉर्मल जो फंक्शन है वो धीरे धीरे ख़त्म होता है। तो फैटी लीवर सिग्निफिकेंट बोलते हैं जब मोर देन 30% सेल्स उसकी फैट में कन्वर्ट हो जाती है। उसी की स्टेज पता करने के लिए फाइब्रोस्कैन होता है। फाइब्रोस्कैन में हम पता लगा सकते हैं कि फैटी लीवर के बाद कितना फाइब्रोसिस हो रहा है। उसकी स्टेजेज होती है F1, F2, F3, F4। उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। ग्रेट सर। तो सर ये तो हमने लीवर को कैसे हम सही रख सकते हैं या लीवर के बारे में हमने जाना।
सर और कौन से बॉडी पार्ट्स गैस्ट्रो के अंदर आता है? पैनक्रियास, लीवर? देखिए इम्पोर्टेंट जो आता है वो है हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, कोलोन जिसको हम बोलते हैं। हाँ। क्योंकि कोलोन कैंसर काफ़ी एक कॉमन डिजीज है। तो कोलोन कैंसर हमको तब सस्पेक्ट करना चाहिए जब किसी को नया कुछ कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो गया है। पहले उसको लाइफ टाइम कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं था और आफ्टर 40 years ऑफ एज सडनली उनको कॉन्स्टिपेशन फील होने लग गई है, या खून की कमी आ गई है, या ब्लड लॉस हो रहा है, एनीमिया हो गया है। तो ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उनमें हम कोलोनोस्कोपी करके पता कर सकते हैं, तो कोलोन कैंसर काफ़ी डिटेक्ट होते हैं इस तरह से। सो लाइक कॉन्स्टिपेशन के ऊपर एक बहुत ही बॉलीवुड में मूवी भी आई थी पीकू बोल के, अमिताभ बच्चन जी ने किया था। तो उसमें उन्होंने वही दिखा था कि एल्डरली कॉन्स्टिपेशन, क्या एल्डरली कॉन्स्टिपेशन हम कई बार सुनते भी हैं कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से शायद 4-5 दिन 6 दिन पेशेंट का स्टूल क्लियर नहीं हुआ तो सडन हार्ट अटैक, ये बहुत कॉमन हम सुने हैं कि हार्ट अटैक हो गया, एक्सपायर कर गया पेशेंट। तो कैन कॉन्स्टिपेशन बी दैट फैक्टर? देखिए कॉन्स्टिपेशन नॉर्मली एक नॉर्मल डिजीज़ है, पर वही है अगर हमें अलार्म फीचर्स जो होते हैं, अगर आपके खून की कमी आ रही है, सीवियर पेन एब्डोमेन हो रहा है, एब्डोमेन फूल गया है, डिस्टेंशन हो गया है, तो ये सब इंडिकेट करता है कि आपको कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। ओके। अगर कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है वो किसी ट्यूमर की वजह से या गांठ की वजह से वो ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो उसमें पेशेंट को सीरियस होकर डेथ और जो भी होता है वो हो सकता है। अदरवाइज कॉन्स्टिपेशन एक नॉर्मल फिनोमेना है, इसमें इसको हम बोलते हैं IBS या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। जैसे कि उस फिल्म में दिखाया, उसको वास्तव में कॉन्स्टिपेशन नहीं है पर उनको फीलिंग साइकोलॉजिकली होता है, उनको लगता है हमारा पेट साफ हुआ ही नहीं है, सेंस ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन। अच्छा, वो एक अलग चीज़ है, उसको हम साइकोलॉजिकली और लाइफ स्टाइल से ठीक कर सकते हैं। पर कोई भी अलार्म फीचर्स अगर आते हैं तो हमें फिर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मतलब कोई भी चीज अगर थोड़े ज्यादा टाइम से हो रही है तो वी आर सपोज टू मीट अ डॉक्टर, दैट इज व्हाट मतलब आप जो बोल रहे हैं। सर ये इंटेस्टाइन हो गया, लीवर हो गया, देन आपके एसिड के लिए आपने जैसे बोला कि हमारा स्टमक का भी कोई पार्ट है। तो सर लाइफस्टाइल या स्ट्रेस जो आजकल हर किसी को हो रहा है, शायद मतलब वंस द बेबी गेट्स डिलीवर्ड उसके स्कूल शुरू हो जाते तब से उसको स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस का कोई कनेक्शन है क्या, मतलब गैस्ट्रो वाले प्रॉब्लम्स? यस, जो मैं बता रहा हूँ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS जिसको हम बोलते हैं, वो बेसिकली स्ट्रेस इंड्यूस्ड डिजीज ही है। उसकी स्ट्रेस की वजह से जो हमारे स्ट्रेस के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, क्योंकि इंटेस्टाइन का भी अपना एक अलग नर्वस सिस्टम होता है जिसको हम एंटेरिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, वहाँ से इसका कनेक्शन होता है और सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। कुछ हार्मोन्स होते हैं जो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को बढ़ाते हैं, कुछ होते हैं जो उसको कम करते हैं। तो स्ट्रेस की वजह से अगर आपके एंजाइम्स ऐसे रिलीज ज़्यादा हो रहे हैं जो कि मोटिलिटी बढ़ा रहे हैं, तो उसको पेशेंट को डायरिया हो जाता है। वो दिन में 20 बार 25 बार मोशन जाता है, जबकि उसकी इंटेस्टाइन नॉर्मल है, उसका हीमोग्लोबिन नॉर्मल होगा, उसके सारे टेस्ट नॉर्मल आएंगे, पर वो बाउल इरिटेबल हो गई है, सारे दिन उसको मोशन आएंगे। इसके अलावा अगर ऐसे हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं जिससे कि मोटिलिटी कम हो रही है, तो उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, जिसको हम IBS-C बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। एक IBS-D होता है डायरिया। तो ये अलग से काफ़ी बड़ी एक मतलब अलग से नॉलेज होनी चाहिए इसकी। और IBS अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसऑर्डर है और काफ़ी इसके पेशेंट्स हैं, और मोस्टली इसमें 30 to 50% स्ट्रेस इंड्यूस्ड ही होता है और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी उसमें ज़रूरत पड़ जाए। ओके, सो मीन्स अगर मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं तो हमें एक बार आपके पास आके एक परामर्श लेने। हाँ, क्योंकि हमने देखा है कई बार एग्जाम्स होते हैं उसमें बार बार फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, यूरिन की भी स्टूल की भी, वो एक एंजाइटी होती है। तो अगर ये लंबे समय तक चलती रहती है तो फिर आगे जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। तो सर आपका कोई मैसेज हो हमारे दर्शकों के लिए टू हाउ टू कीप द गट हेल्थ? गट हेल्थ के लिए यही है कि हम अच्छा खाना खाएं, बैलेंस डाइट खाएं। बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए। इसके अलावा डेली एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, 30 मिनट्स एक्सरसाइज करें, जंक फूड्स अवॉइड करें, अल्कोहल अवॉइड करें, स्मोकिंग अवॉइड करें, और हम हेल्दी लाइफ। ऐसे ही
इन्फॉर्मेशंस के लिए जुड़े रहें हमारे हैप्पी हेल्थ पॉडकास्ट में। नीचे दिए गए नंबरों पे संपर्क करके सर के साथ ओपीडी में अपना अपॉइंटमेंट लीजिए एंड हमें फॉलो कीजिए सोशल मीडिया पे। थैंक यू।